नेक्स्ट टॉपिक हमारा है दैट इज ऑटो आयनाइजेशन ऑफ वाटर। अब ऑटो आयनाइजेशन का क्या मतलब है, सबसे पहले तो आप आयनाइजेशन समझ लीजिए। आयनाइज हो जाना इसका मतलब अगर हम H2O की बात करें तो H2O दूसरे H2O के साथ क्या कर रहा है, रिएक्ट कर रहा है। जैसे ये रिएक्ट हो जाता है तो ये सामने वाले H2O से एक H+ को एक्सेप्ट कर सकता है। तो हम लिख सकते हैं एक तो हाइड्रोनियम आयन बन जाएगा आपके पास, और दूसरा जो आपके पास फॉर्म हो जाएगा दैट इज OH-। क्या ये बात समझ में आ गई? तो यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ ये देखने मिल रहा है कि एक वाटर मॉलिक्यूल दूसरे वाटर मॉलिक्यूल को क्या कर रहा है, आयनाइज कर रहा है। और आयनाइज करने का मतलब है कि वो उसके ऊपर क्या डेवलप कर रहा है, चार्ज डेवलप कर रहा है। ठीक है, तो इसीलिए इसे कहा जाता है ऑटो आयनाइजेशन ऑफ वाटर। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ये आप याद रखिए कि यहाँ पर जो सॉल्वेंट है वो भी क्या है, H2O है, और जो सल्यूट है वो भी क्या है, H2O है। मतलब हम पानी के अंदर ही पानी को क्या कंसिडर कर रहे हैं कि वो डिसॉल्व हो रहा है। ठीक है, अगर मान लीजिए हम वाटर के अंदर, ठीक है, तो इसके लिए जैसे ही अगर हम ये बोल रहे हैं कि वो वाटर ही वाटर को क्या कर रहा है, डिसॉल्व कर रहा है, तो ये दो तो हम क्या कंसिडर कर लेंगे, इट इज़ लिक्विड। लेकिन यहाँ आने के बाद ये कैसे फॉर्म हो जाएंगे, दिट विल बी एक्वस। तो ये दोनों स्टेट आपके पास कैसी स्टेट है, एक्वस है। ठीक है, अगर इसके लिए हम कांस्टेंट को डिफाइन करते हैं दैट इज के, तो के को कहा जाता है आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर। ठीक है, अब आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर का मतलब क्या हो गया कि अगर मान लीजिए हमने के ले लिया तो के को मैं लिख सकता हूँ इट इज कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट में आपके पास आ रहा है H3O+, साथ ही में आपके पास क्या आ रहा है, इट इज़ OH-, और नीचे आपके पास आ जाएगा इट इज़ H2O, और वो कितनी बार आ रहा है, 2 बार, इसलिए हम इसे ले लेते हैं होल स्क्वायर। ठीक है, कल हम लोगों ने, इससे पहले हम लोगों ने ऑसवाल्ड्स डाइल्यूशन यूज़ किया है। ऑसवाल्ड्स डाइल्यूशन लॉ के हिसाब से हम किसी भी वीक एसिड या वीक बेस को किस तरीके से लिख सकते हैं, इस तरीके से। यहाँ पर ये जो K है दैट इज़ कॉल्ड एज कांस्टेंट ऑफ आयनाइजेशन। ठीक है, लेकिन जब हम वाटर की बात करें तो देखिए Ki को हम लिख सकते हैं, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा H2O द होल स्क्वायर, एंड दिस इज इक्वल टू आपके पास वहाँ पर क्या आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू H3O+, और साथ ही में आपके पास क्या आ जाएगा, OH-। ठीक है, नाउ सी वाटर क्योंकि बहुत वीकली सॉल्युबल होता है, क्या हम ये कह सकते हैं कि वाटर जो है वो वीक एसिड है। इसका मतलब अगर वो H+ को भी अपने अंदर से फॉर्म कर रहा होगा तो वो H+ बहुत ही निग्लिजिबल क्वांटिटी में अवेलेबल होगा। अगर वो बहुत कम है तो इसका मतलब ओवरऑल वाटर जो है उसका कंसंट्रेशन ऑलमोस्ट क्या हुआ होगा, सेम हुआ होगा। ये बात समझ में आ रही है? जैसे एक समुंदर है और उसमें से कुछ बूंद कम हो जाए तो क्या समुंदर की क्वांटिटी में कोई फ़र्क आने वाला है? बिल्कुल नहीं। तो वैसे ही मैं यहाँ बोल रहा हूँ कि कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स जो है वो क्या हो चुके हैं, आयनाइज हो चुके हैं। अगर वो आयनाइज हो रहे हैं तो लार्ज क्वांटिटी ऑफ H2O जो है अभी भी आयनाइज नहीं है। तो हम ये कह सकते हैं ये जो H2O है, H2O इज अवेलेबल इन एक्सेस, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में है। और अगर ये बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में तो इसे हम लेते हैं देयरफॉर लेट H2O, कंसंट्रेशन ऑफ H2O को हम कंसिडर कर लेते हैं इट इज़ इक्वल टू सम K डैश। ठीक है, इसका मतलब हमने कंसंट्रेशन ऑफ H2O को क्या ले लिया, एक कांस्टेंट ले लिया, ये कंसिडर करके कि H2 का ओवरऑल कंसंट्रेशन बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ होगा। अगर ऐसा हो जाए तो ये स्टेप में क्या हम इसे लिख सकते हैं, इट इज़ Ki मल्टीप्लाइड बाई K डैश, जो किसके बराबर हो जाएगा, इट इज़ H3O+, और साथ ही में आपके पास क्या आ जाएगा, इट इज़ OH-। जब आप Ki और K डैश को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास एक नया कांस्टेंट आ जाएगा जिसे हम लिखते हैं Kw, और ये कहलाता है आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, या तो आप इसे कह सकते हैं आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर, जो बराबर किसके होता है, इट इज़ इक्वल टू H3O+, साथ ही में इधर आपके पास आ जाएगा इट इज़ OH-। ठीक है, बहुत सारी बुक्स के अंदर इस चीज़ को आप किसी दूसरे मेथड से अगर लिखना चाहें सिंप्लीफाइड फॉर्म में, तो जहाँ पर आपके पास हाइड्रोनियम आयन है बहुत सारी बुक्स में आपको मिलेगा H+, और साथ ही में वो मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा, OH- से। ठीक है, ये आपका वैल्यू है दैट इज़ फॉर योर Kw। ठीक है, साथ ही में एट 25 डिग्री सेल्सियस और आई कैन से इट इज़ 298 केल्विन, Kw का वैल्यू बिल्कुल फिक्स होता है, और Kw बराबर होता है 10⁻⁴ के। ये पूरे चैप्टर में काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला है, तो इसे प्लीज़ आप नहीं भूलिएगा कि Kw का वैल्यू 25 डिग्री सेल्सियस के लिए क्या कंसिडर किया जाता है, 10⁻⁴। ठीक है, इसके बाद हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ ऑफ pH कैलकुलेशन, आइए उसे स्टडी करते हैं।
एक बार जैसे ही मुझे ये आइडिया लग जाता है कि KW जो है वो किसके बराबर होता है, इट इज़ इक्वल टू 10⁻⁻14 कौन से टेम्परेचर पे, एट 25 डिग्री सेल्सियस, और आई कैन से इट इज़ 298 केल्विन। तो हम ये कह सकते हैं कि KW तो असल में किसके बराबर होता है, KW जो है वो बराबर होता है कंसनट्रेशन ऑफ H प्लस इंटू इट इज़ कंसनट्रेशन ऑफ OH माइनस, और इनके प्रोडक्ट को अगर हम बता रहे हैं इट इज़ इक्वल टू 10⁻14, तो हम लिख सकते हैं 10⁻14 किसके बराबर हो जाएगा, H प्लस इंटू आपके पास क्या वैल्यू आ जाएगा, इट इज़ इक्वल टू OH माइनस। ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपको अगर याद हो तो आपने प्रीवियस ईयर्स में ये पढ़ा है कि आपका जो pH स्केल होता है, आपका जो pH स्केल होता है वो होता है फ्रॉम 0 से 7 और मैक्सिमम वो कहाँ तक रीच करता है, 14 तक, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक की जो रेंज होती है वो कैसी रेंज होती है, एसिडिक, और यहाँ से जब आप आगे की तरफ बढ़ते हैं तो वो कैसी होती है, दिस बेसिक। तो ये रिलेशन हमें एक्चुअली इसी स्टेप के बाद मिलेगा, ठीक है। एक और बेसिक चीज़ आप ये समझते चलिए कि अगर मान लीजिए आपके पास कहीं पर भी अगर ऐसा कुछ दिया हुआ है कि आपको फाइंड करना है व्हाट इज़ PKW, ठीक है, तो PKW बराबर होता है इट इज़ माइनस ऑफ लॉग ऑफ KW, ठीक है। ये फॉर्मूला याद रखिएगा कि अगर मुझे PKW फाइंड करना है तो वो किसके बराबर होगा, माइनस ऑफ लॉग ऑफ KW। वैसे ही अगर मुझे pH फाइंड करना है तो वो किसके बराबर होगा, इट इज़ माइनस ऑफ लॉग ऑफ H प्लस, ठीक है, कंसनट्रेशन ऑफ H प्लस। और अगर मुझे POH फाइंड करना है तो वो किसके बराबर होता है, इट इज़ इक्वल टू माइनस ऑफ लॉग ऑफ OH माइनस, ठीक है। इसे आप याद कर लें। अगर आपको ये समझ में आ गया तो देखिए इस स्टेप को अब आगे हम लिखते हैं यहाँ पर 10⁻14 जो है वो असल में क्या है, KW है, और KW बराबर किसके है, इट इज़ इक्वल टू कंसनट्रेशन ऑफ H प्लस जो मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, OH माइनस से। अब आप क्या करें, हर जगह पर लॉग अप्लाई कर दें। तो जैसे ही मैं लॉग अप्लाई कर देता हूँ तो ये हो जाता है लॉग ऑफ KW, वो बराबर हो जाएगा लॉग ऑफ H प्लस, और प्लस आपके पास आ जाएगा इट इज़ लॉग ऑफ OH माइनस, ठीक है। क्या किया हमने इस स्टेप के अंदर हर जगह पर क्या अप्लाई कर दिया, लॉग अप्लाई कर दिया। अच्छा, तो देयरफॉर क्या हम ये लिख सकते हैं, अगर हम माइनस से मल्टीप्लाई कर दें सबको तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ लॉग ऑफ KW जो किसके बराबर है, इट इज़ इक्वल टू माइनस ऑफ लॉग ऑफ H प्लस, फिर आपके पास आ रहा था प्लस, और हमने किससे मल्टीप्लाई कर लिया, माइनस ऑफ लॉग ऑफ OH माइनस से, ठीक है। अब देखिए क्या होगा, जैसे ही हम माइनस ऑफ लॉग ऑफ KW लिखते हैं तो वो किसके बराबर हो जाता है, PKW के। वैसे ही अगर मैं लिख दूँ माइनस ऑफ लॉग ऑफ H प्लस तो वो किसके बराबर हो जाता है, PH के, और माइनस ऑफ लॉग ऑफ OH जो है वो किसके बराबर होता है, POH, ठीक है। इसका मतलब हम सिंपली ये कह सकते हैं कि जो PH प्लस POH है वो किसके बराबर होता है, इट इज़ इक्वल टू PKW। क्या इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब देखिए इसी से एक रिलेशन हम समझते हैं। सोचिए PKW है क्या, देखिए PKW असल में बराबर होता है माइनस ऑफ लॉग ऑफ KW के, यहाँ हमने लिख रखा है PKW किसके बराबर होता है, माइनस ऑफ लॉग ऑफ KW। तो अगर मैं KW की बात करूं तो KW का वैल्यू क्या होता है, KW इज 10⁻14। तो क्या हम लिख सकते हैं, इट इज़ इक्वल टू माइनस ऑफ लॉग ऑफ 10⁻14। अब हमें क्या करना है, इस -14 को, तो लॉग के पावर में अगर कोई आ रहा है तो यहाँ पर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ -14 एंड इट इज़ लॉग ऑफ 10, ठीक है। ये जो पावर है वो यहाँ शिफ्ट हो जाएगा ना, उसकी माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो इसका मतलब आपके पास वैल्यू हो जाएगा 14 log of 10 एंड सी व्हाट इज log of 10, इट इज़ 1। तो देयरफॉर आई कैन से आपका आंसर कितना आ गया, इट इज़ 14, ठीक है। तो आपके पास PKW का वैल्यू किसके बराबर हो जाता है, इट इज़ इक्वल टू 14। अगर PKW 14 हो गया, इसका मतलब PH प्लस POH किसके बराबर हो जाएगा, PKW जो असल में है कितना, 14। तो देयरफॉर आई कैन से PH प्लस POH ये दोनों ही किसके बराबर हो जाएंगे, 14 के, ठीक है। ये रिलेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
अब हमारी स्केल को देख लीजिए, कहाँ से स्टार्ट होती है, 0 से कहाँ तक जाती है, 14 तक। उसका रीज़न क्या है कि pH हो या POH हो, उसका मैक्सिमम एडिशन जो है हमेशा आपको क्या वैल्यू देता है, 14 की वैल्यू देता है। तो ये है रिलेशन बिटवीन pH एंड POH, ठीक है। इन फॉर्मूलाज को ध्यान से आप याद रखिएगा, आप भूले नहीं। यही हमें हेल्प करेंगे इस रिलेशन को फाइंड करने के लिए, जो आगे जाके इस चैप्टर में काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होगा।